फिट एंड फाइन अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे और एंशंट इंडिया हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, कंप्लीट तो क्या उसका एक पार्ट रह गया था, आज उसी को कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। हम लोगों ने जाना था कैसे इंडिया में मौर्यों का पतन हुआ और फिर धीरे 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 इंडिया में छोटे एरिया में पनपने वाले राजा सर उठाने लगे। इनमें कुछ इंडियन राजा बने, कुछ इंडियन कुल बने और कुछ विदेशी अटैकर्स भी इंडिया की तरफ आने लगे, क्योंकि इंडिया पे किसी बड़े राजा का राज अब नहीं था। मौर्यों का खात्मा हो गया था। और अगर आपको नाम याद हो, देवभूति नाम का लास्ट आदमी था जिसका कि मर्डर कर दिया था। किसने? एक ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण ने क्यों किया? क्योंकि वो इस बात से चिढ़ता था, पुष्यमित्र शुंग आपको याद है, क्योंकि उसको ये लगता था कि हिंदू धर्म का सत्यानाश कर दिया, बौद्ध धर्म को इतना हावी बना दिया। धीरे धीरे करके उसने बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की, ऐसा इतिहास बताता है। इतिहास में बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी रचनाएं हैं, दिव्यावदान जैसी इंपॉर्टेंट किताबें भी कहती हैं कि वो बौद्ध धर्म का दुश्मन था। फाइनली हमने देखा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने कहीं कहीं पर काम भी करवाया, चाहे वो सांची का स्तूप रहा जिसकी कि बाहर की बाउंड्री उसने पत्थर से बनवाई, या फिर वो भरहुत का खुद इसने बनवाने वाला जो स्तूप था। इनसे ये दिखता है कि शायद उतना भी नेगेटिव नहीं था जितना कि उसको पोर्ट्रे किया गया। जो भी रहा हो, ब्राह्मणों के उदय का काल रहा था, मनुस्मृति की रचना हुई, फिर धीरे धीरे करके इसमें 10 राजा हुए। और अग्निमित्र मैंने बताया था, मालविका अग्निमित्रम, फिर बताया था वसुमित्र मिनांडर के साथ लड़ाई, तो दादा पोते की विदेशी हिंद यवनों के साथ भी उनकी बहस हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। फिर कर्ण वंश आया, फिर सातवाहन जिन्होंने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया। माओ के नाम पे फेमस 2 राजा थे। एक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था और जिसको पुलमा भी कहते हैं, और एक मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट गौतमी पुत्र शातकर्णी। शातकर्णी फर्स्ट था जिसकी पत्नी थी नयनिका, जिसने नानाघाट अभिलेख लिखवाया था। और ये भूमि दान का जो इसको बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दी गई थी, इसका पहला लिखित साक्ष्य था। ये सब हमने पढ़ लिया, सब इंडियन थे, ये बाहर से नहीं आए। लेकिन कल हमने जाना था कि कैसे इसी दौर में विदेशी ताकतें भी इंडिया की तरफ आ रही थी, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा समृद्ध था। यहाँ पैसे की, सोने की, खाने की, किसी चीज़ की किल्लत नहीं थी, और राजा कोई बड़ा था नहीं। इसी क्रम में हमने पढ़ा था हिंद यवन कैसे कैसे इंडिया की तरफ आए, और उन हिंद यवनों में हमने देखा था कि कैसे उन लोगों ने कामकाज किया। इंडो ग्रीक है ये, और इनमें अगर आपको नाम याद आता हो तो कई इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम हमने कल पढ़ लिए थे। इंडो ग्रीक की बहुत बड़ी देन है, इन लोगों ने कांच के सिक्के चलाए। कल एक लड़के का क्वेश्चन था कि उसने लिखा हुआ था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ने बता दिया कि शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के। पहली चीज तो ये है कि जिसको बोलने में दिक्कत है उसके लिए दोनों एक ही हैं, अदरवाइज ये 2 अलग चीजें हैं। ये जो मैंने लिखा है ना शीशे के सिक्के, इसको आप लेड कहते हैं, सीसा। सीसा को इंग्लिश में कहते हैं, पीबी का इसका सिंबल है, या लेड जिसको आप कहते हैं। इसके सिक्के चले थे लेड के। आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा ना, लेड होती है एक चीज, इसको बोलते हैं सीसा। और जो ये मैंने लिखा है शीशे के सिक्के, ये है आपके घर की खिड़की में लगा हुआ कांच। कांच के सिक्के भी चले हैं और शीशे के सिक्के भी चले हैं। ये जो कांच के सिक्के हैं ये चलाए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। ये वही स्ट्रेटो है जो हिंद यवन का चौथा बड़ा राजा, आपको नाम याद होंगे ना, हिंद यवन की 2 शाखाएं बताई थी मैंने, एक यूक्रेटाइडिस थी और एक यूथिडेमस था जिसका बेटा था डेमेट्रियस, फिर जिसके वंश में हुआ था मिनांडर जिसने कि युद्ध लड़ा था अपने ये अपने जो ब्राह्मण वाले थे शुंग वंश के, और जिसको कि नागसेन ने दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की। उसके बाद मैंने बताया था स्ट्रेटो सेकेंड जिसने कि कौन से सिक्के चलाए थे, शीशे के। ये सीसा नहीं है, बहुत ज्यादा 100% लोगों की समझ में ये बात आती ही नहीं है। इसको अपना दिमाग और कानों में ध्यान से सुन के समझ लेना, ये 2 अलग शब्द हैं। अगर लेड कह रहा है तो वो बात कर रहा है कि किसने चलाए कांच के सिक्के, ये शीशे वाली बात करे तो स्ट्रेटो, और ये मेटल नॉन मेटल के शीशे वाली बात कहे तो ये है सातवाहन। सातवाहन, ये देखो स और स है, ये स नहीं है,
ये श है, श जैसे शादी बोलते हैं। बहुत सारे इंडियंस की आदत है उनको श बोलना नहीं आता तो वो उसको सही बोलते हैं। आप में से भी कुछ लोग इन दोनों को सीसा सीसा बोल रहे होंगे, ये दो अलग हैं। एक है सीसा जिसको कि लेड बोलते हैं, वो सातवाहन के साथ जाएगा। दोनों की स्टार्टिंग स से है, स से सांप वाली। और जो ये 21 वाला श है ये चलाया था स्ट्रेटो सेकंड ने, जो हिंद यवन का चौथा इंपॉर्टेंट राजा था। उम्मीद करती हूँ ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुतों को लास्ट तक भी पता नहीं चलता। सीसे के सिक्के आ जाएं तो लेड की बात कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल वाले की। वो जाएंगे सातवाहनों के साथ जिन्होंने नाना घाट लिखवाया था, जिनके टाइम में देखो एक सिक्के पर 2 पतवार वाली नाव थी, एक के पर एक नाव थी। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है तब ये याद होता है। बहुत टफ टॉपिक है ये। मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर समझ में नहीं आते आसानी से, मौर्य समझ में आ जाते हैं क्योंकि वो बड़े राजा थे, बचपन से ध्यान दिया। लेकिन ये छोटे स्तर के राजा हैं, छोटे छोटे काम कर गए। एग्जाम में छोटी चीजें बहुत बार आ जाती हैं, तो अब उम्मीद है कि इनमें दिक्कत नहीं रहेगी। कांच पूछ लें, जो तुम्हारे घर की खिड़की में लगा हुआ है, जो कांच होता है ना, इसके सिक्के बनवाए थे किस आदमी ने? स्ट्रेटो ने। ये हिंद यवन है। और अगर पूछेंगे कि लेड वाले तो सातवाहन, ये वही हिंद यवन हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के भी, गोल्ड कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन चलाए नहीं थे ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था कि इनका रोज का डर था कभी भाग जाएंगे। सियालकोट, पंजाब, बताई थी ना ये बातें। तक्षशिला, 2 अलग शाखाएं थी इनकी, हिंद यवन की। तो अगर सीसा पूछ लिया तो इंडियन राजा सीसा, मेटल नॉन मेटल। और अगर शीशा कहें, कांच कहें, तो वो जो आए थे और फिर जिनका ये था पता नहीं कब तक रहेंगे। तो शीशे का भी क्या पता कब तक चलेगा, गिरा और टूटा। तो ये चलाए हैं स्ट्रेटो ने, हिंद यवन ने। ठीक है, चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आपकी समझ में जो हिस्ट्री आनी चाहिए वो ये थी कि मौर्यों की डेथ जब हुई लास्ट की, या कत्ल जब हुआ मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल में 2 तरह के वंश चल रहे थे। एक देसी इंडियन राजा थे जिनमें हमने पढ़ा था सबसे पहले वो ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, जिसके टाइम में कई अच्छे काम भी हुए, कुछ कहते हैं कि गड़बड़ियां भी रही। फिर दूसरा वो 4 राजाओं वाला कण्व, और सबसे नीचे आया था सबसे इंपॉर्टेंट में सातवाहन, जिसमें कि आंध्र राजा, आंध्र भोज, आंध्र भृत्य हमने पढ़ा था। फिर देखा था कैसे नाना घाट है, बौद्धों को भी इंपॉर्टेंस देने वाले, ब्राह्मणों को भी भूमि दान देने वाले स्वयं ब्राह्मण थे शुंग और सातवाहन। ये ओरिजिनल इंडियन है। इन्हीं की टक्कर में विदेशी भी आने लग गए। और विदेशी ताकतों में हमने सबसे पहले कल पढ़ी थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, हिंद यवन। इन्हीं को कहते हैं इंडो ग्रीक। इंडो और ग्रीक, क्योंकि ये ग्रीस, यूनान के आसपास के बचे हुए शासक थे। इसके बाद हमने इंडो ग्रीक में 4 नाम थे, 2 शाखाएं बता दी थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, पहलव की बातचीत हुई थी, और शायद मैंने शक, हाँ शक कंप्लीट करा दिया था। शक का डिटेल बताया था ना, कैसे 5 इनकी शाखाएं थी शकों की। यूची कबीले वालों ने इन पे हमला कर दिया, खाना बदोश थे, भागने वाले और बर्बर जाति के थे। जब यूची वालों ने हमला किया तो वहां से भाग आए 5 शाखाओं में। एक अफगानिस्तान में रह गई, एक तक्षशिला में आई, एक मथुरा में आई। तक्षशिला और मथुरा वाली बन गई उत्तरी क्षत्रप, और जो पश्चिमी वाली बनी वो बनी आपकी ये नासिक वाली और एक मालवा वाली। मालवा वालों को ही यहाँ के इंडियन देसी राजाओं ने भगा दिया था। उसे एक बड़े राजा का नाम पूछें तो वो था विक्रमादित्य। इसीलिए विक्रम संवत की स्टार्टिंग होती है 57 इसमें BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट में। और फिर उनको भगा दिया, वही नासिक गए थे। फिर बहुत बाद में मालवा में ही एक बड़ा राजा उभरता है शकों का, जिसका नाम है रुद्रदामन, जिसने कि जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, जिसको गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। सुदर्शन झील का नाम लिया। सुदर्शन में 4 राजा बताए थे। पहला दादा पोता चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने झील बनवाई, जिसके एक बड़े आदमी ने। फिर पोता यानी अशोक ने बांध बनवाया। फिर यही रुद्रदामन, जो शकों की शाखा का एक पश्चिमी क्षत्रप का एक आदमी है, इसने काम किया। और फिर हमने पढ़ा था स्कंदगुप्त, जो कि अभी हमने वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन वो आ जाएगा अब 2-4 दिन में गुप्त साम्राज्य में। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर एक छोटे से हैं पहलव, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। माउस करके एक राजा था, कुछ नहीं है, कभी नहीं आता ये। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सातवाहन था ना, ऐसे ही इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, जिसका नाम है कुषाण वंश। ये भी विदेशी हैं। तो 3 देसी राजा याद
याद रखना, राजाओं के वंश और 4 विदेशी। इनमें इस पे और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ इस पे और इस पे क्वेश्चन बनते हैं, पर पढ़ने हमें सारे ही होते हैं क्योंकि पता हो कि कितने देसी थे कितने विदेशी। अब मान लो वो कह देंगे शक, पहलव, कुषाण और कण्व में से कौन देसी थे, तो हमें पता हो कि कण्व देसी हैं, कुषाण विदेशी है, कुषाण बहुत बड़े राजा हैं। आज हमारा टारगेट है कुषाण के ऊपर बातचीत करना। तो ये कुषाण कौन है? कल जो शकों को भगाने वाले थे ना, यूची कबीले के, इंडिया के ऊपर की तरफ जो हिस्सा था चाइना वाला, यहाँ एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। इस यूची कबीले ने अटैक किया था शकों के ऊपर, तभी वो शक भाग गए थे वहां से और फिर वो अफगानिस्तान के रूट से इंडिया की तरफ आए। यूची कबीला जो है ना, इसके ऊपर भी अटैक हुआ। तब यही ट्रेंड था, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दो, जो ताकतवर है वो रह जाएगा, कमजोर को अपना एरिया छोड़ के भागना पड़ेगा, वो किसी और के ऊपर अटैक करेगा, फिर वो वहां रहेगा, फिर वहां से फिर कहीं और जाएगा। तो उसी दौर में यूची कबीले के ये लोग, अब चीन के यहाँ ना बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, तो यहाँ क्रॉस करके आना पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने चीन के यूची कबीले के लोग उठ के कभी चले गए मध्य एशिया की तरफ, जहां से आपको याद हो अगर, हमारे आर्य भी, मैक्स मूलर ने प्रूव किया कि मध्य एशिया से ही आए थे। आपको याद होगी ना ये बात जब मैंने पढ़ाया था वैदिक काल और वो सब। तो ये मध्य एशिया का रूट पकड़ते हुए लेटर स्टेज में यूची कबीले के ये लोग, इंडिया से पहले यहाँ पहाड़ पड़ता है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश आपने नाम सुना था, और अगर आपको याद आ रहा हो तो वैदिक काल में सोमरस जो लाया जाता था वो मूजवंत पर्वत से लाया जाता था, जो अफगानिस्तान में था, जो अमृत के समान था। ये मूजवंत हिंदू कुश का ही तो पार्ट था। तो ऐसे ही जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, हिमालय के इधर वाला हिस्सा अफगानिस्तान के आसपास मान लीजिए, यहाँ हमारा एक पहाड़ पड़ता है, श्रेणी है पूरी जिसे कहते हैं हिंदू कुश। तो हिंदू कुश को क्रॉस नहीं किया, हिंदू कुश क्रॉस करते तो फिर पाकिस्तान इंडिया आ जाता। हिंदू कुश से पहले ही रुक गए वो कबीले के लोग जिनका नाम क्या था, यूची कबीला, जिन्होंने बहुत पहले कभी शकों को भगाया, अब वो खुद यहाँ पर आ गए, मध्य एशिया का रास्ता पकड़ के, और उन पहाड़ों से पहले रुक गए, यानी इस एरिया में रुक गए जो मैं अफगानिस्तान बता रही हूँ। और यहाँ पे रह के जो उनका पहला बड़ा राजा हुआ, इसका नाम है कुजुल कडफिसेस। नाम देखो, कुजुल कडफिसेस, ये नाम है पहले राजा का। और जो वंश इन्होंने चलाया, इसी का नाम पड़ गया कुषाण वंश। बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं में कुषाण के कनिष्क राजा का नाम लिया जाता है। पहले मैं जब छोटी थी मुझे याद है हमें लगता था कि इंडियन है, लेकिन जब बड़े हुए, पढ़ा कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए, तो पता चला कि इनकी तो जड़ें विदेशी हैं। ये तो चाइना की तरफ से भागे हुए मध्य एशिया से आके इंडिया में, इनके बाप दादा जो हैं वो पहले अफगानिस्तान में रुक गए थे, और ये कुषाण वंश की शुरुआत थी। तब इंडिया से इनका खास लेन देन नहीं है, लेकिन इस वंश की शुरुआत हो गई कुषाण वंश की। किसने कर दी? कुजुल कडफिसेस ने। अभी इंडिया से दूर है, इस आदमी ने वहीं पर सिक्के चला दिए थे, अपनी एक टेरिटरी बना ली थी, तो इसने वहां पर तांबे के सिक्के फेमस कर दिए थे। अपनी एक छोटा सा रीजन था जहां के ये राजा थे। इसके बाद इनका बेटा, तांबे के सिक्के याद रखना कुजुल कडफिसेस के हैं, इनका बेटा है जिसका नाम है विम कडफिसेस। विम जिससे हम बर्तन धोते हैं ना अपने, वही विम है ये, विम कडफिसेस। अब इस विम ने हिम्मत दिखाई, और पिताजी जो पहाड़ से पहले रुक गए थे ना, इसने पहाड़ क्रॉस किए। ये हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान का पंजाब आ जाएगा, यहाँ तक पहुंचा और इसने अपनी टेरिटरी यहाँ बना ली। तो पिताजी तो थे हिंदू कुश के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में, और बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए हिंदू कुश को क्रॉस करके इंडिया, तब तो इंडिया ही था, पाकिस्तान भी, पंजाब तक पहुंच गया। यानी ये इंडिया में वास्तविक संस्थापक है। ये शब्द आप समझ रहे हैं कि किसी किसी के साथ लगता है, सबके साथ नहीं लगता। संस्थापक पूछेंगे कुषाण वंश के तो कुजुल कडफिसेस हैं, लेकिन कहेंगे इंडिया में कौन लाया, तो इंडिया में लाया है विम कडफिसेस। किसका बेटा है ये? कुजुल कडफिसेस का। ये बाप बेटे हैं। जैसे कल हम डेमेट्रियस पढ़ रहे थे ना, यूथेडेमस पढ़ रहे थे, इसी तरह ये है। ये विदेशी हैं, इसलिए इनके नाम भी विदेशी हैं। कनिष्क इंडियन नाम लगता है, इसलिए लगता था बचपन में कि वो इंडियन था, लेकिन वो इन्हीं का बेटा था, विम कडफिसेस का। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको। क्या क्या? पहली चीज, ये यूची कबीले के हैं, विदेशी हैं। दूसरा, मध्य एशिया से होते हुए आए हैं। इनमें
पहला जो आदमी है उसका नाम है कुजुल, क से कुषाण वंश, क से कुजुल। वो हिंदू कुश के उस तरफ रह गया अफगानिस्तान में, अपने सिक्के चला दिए। उनके बेटे ने हिम्मत दिखाई, हिंदू कुश को क्रॉस किया, अपनी टेरिटरी को पाकिस्तान यानी इंडिया तक ले आया, पर पंजाब तक सीमित था, अभी पूरे इंडिया में नहीं आया। और इन लोगों ने अपनी राजधानी जो बनाई ना, वो पुरुषपुर बनाई। पुरुषपुर ही पेशावर है आज का, पुरुषपुर, इसी को आप कहते हैं पेशावर। और आप अच्छी तरह जानते हैं पेशावर एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तब इंडिया था। अब ये दिमाग में बैठाना, पहला जो आदमी है वो पहाड़ के उस तरफ है, दूसरा पहाड़ क्रॉस करके इधर आ गया, राजधानी क्या बना ली, पुरुषपुर या पेशावर। कौन है ये आदमी, विम कडफिसेस। विम कडफिसेस जो है ना, ये थोड़ा बड़ा राजा बना, और इसी की पद चिन्हों पे चलते हुए इनका बेटा, जो कि इंडिया में प्रतापी राजाओं में जिसका नाम लिया जाता है, वो है कनिष्क। कनिष्क का जन्म हुआ और कनिष्क ने एरिया की, पिताजी का जो एरिया मिला था टेरिटरी, उसको कई गुना बढ़ा दिया, और इसीलिए कहलाता है कि इंडिया में ये इंटरनेशनल बाउंड्री रखने वाला राजा था। इंटरनेशनल बाउंड्रीज इसके पास थी, क्योंकि इसका अफगानिस्तान दादा वाला एरिया भी था, पाकिस्तान का एरिया भी, सिंध का इलाका भी, पंजाब भी, इंडिया में भी इसकी एंट्री थी, मथुरा तक, दक्षिण भारत तक भी इसकी पकड़ थी। तो आप खुद देखो कि दादा पहाड़ के उस तरफ बैठे थे, पिताजी पहाड़ के इधर तक आए, और जो पोता हुआ उसने पूरा एरिया कवर कर लिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, कश्मीर, मथुरा, पेशावर और सिंध तक इनकी पकड़ थी, और दक्षिण भारत का भी कुछ इलाका। वहां राज नहीं किया, लेकिन यह था कि हाँ भाई उत्तर भारत का एक प्रतापी राजा है, तो इतना बड़ा टेरिटरी, इतना बड़ा एरिया इसने अपने कब्जे में रखा। पूरा इंडिया इनके पास नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बड़े हिस्से इनके कब्जे में हैं। ये 3 बड़े राजा हैं। इनके बाद आए हुविश का आए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए 3 नाम इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन था, कुजुल, कुषाण वंश का, लेकिन वो पहाड़ के उस तरफ था। इंडिया की तरफ कौन आया, विम, और विम से भी ज्यादा बड़ा काम किसने किया, कनिष्क ने। राजा कनिष्क बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। तो अब इसकी टेरिटरी देखो इस तरफ थी इसके पिताजी की, इसने क्या किया, काम को बढ़ा के मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा बनी थी, पेशावर भी इसकी राजधानी और मथुरा भी। इसने बौद्ध संगीति कश्मीर में करवाई थी, और यहाँ ये सिंध तक पूरा फैला हुआ था, और कुछ हिस्सा दक्षिण की तरफ भी इसका नाम चलता था। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री रखने वाला राजा हो गया इस वंश का, ठीक है। तो ये 3 नाम आज हमें पढ़ने हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, कनिष्क है। ये जो कनिष्क है ना, इसकी 2 राजधानी हैं। पिताजी की राजधानी क्या थी, पेशावर, क्योंकि वो थे ही पाकिस्तान के आसपास। दादा की टेरिटरी तो पाकिस्तान से भी और बाहर की तरफ थी, तो इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई। पहली जो पिताजी ने भी बनाई थी, पेशावर यानी पाकिस्तान वाली, जिसको हम पुरुषपुर कहते हैं, पुरुषपुर। और दूसरी इसने क्या बनाई, मथुरा। जो ये मथुरा है ना, यहाँ इसने एक मंदिर टाइप बनवाया, ऐसा मान लो मंदिर टाइप, देवधाम जिसका नाम है, और वहां पे ना इसने ढेरों देवताओं की मूर्तियां। इसने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन इसके मथुरा वाले इलाके में ना हिंदू धर्म का वर्चस्व रहा होगा ना मथुरा के आसपास, तो इसने क्या किया, एक देव भूमि मान लो, एक देव भूमि या देवकुल भी लिख देते हैं कहीं पर, देवकुल, इसका निर्माण करवाया। ये क्या है, एक बहुत बड़े एरिया में इसने ढेरों मूर्तियां बनवाई, बहुत सारी, मतलब कई 100 मूर्तियां उस टाइम पर, आदम कद की, बहुत लंबी लंबी, ऐसे पूरा 6-6, 8-8, 10-10 फीट की मूर्तियां बनवाई गई मथुरा में। देवभूमि या देवकुल है। यहाँ पे किस किस की मूर्तियां हैं, एक तो देवताओं की, क्योंकि मथुरा तो आप सोच लो हिंदू धर्म का मेन रहा होगा। इसके अलावा, देवताओं के अलावा, इसने महात्मा बुद्ध की, क्योंकि ये खुद एक बौद्ध भिक्षु से इसने दीक्षा ली थी, और बौद्ध धर्म में इसकी बहुत गहरी आस्था थी, इसलिए तो इसने अपनी जेब से खर्च करके 4थी बौद्ध महासंगीति कराई थी अपने टाइम में, कुंडलवन में, वो भी आगे बात करेंगे। तो देवताओं की मूर्तियां लगवाई, बहुत सारे हिंदू देवताओं की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अपने पिताजी की आदमकद मूर्ति। इनके पिताजी कौन हैं, इनके पिताजी हैं विम कडफिसेस, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे इंडिया में, शुद्ध सोने के। सोने के सिक्के हमने कल पढ़ लिए थे हिंद यवन के, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ ये कह लो गोल्ड, जैसे बिल्कुल ही प्योर गोल्ड, जो ये थे ना हिंद यवन वाले, ये मिलावटी गोल्ड था, थोड़ा तांबा भी डालते थे। लेकिन कुषाण वंश के विम कडफिसेस ने, जो कनिष्क के पिताजी हैं, बिल्कुल प्योर गोल्ड के सिक्के चले थे इस टाइम पर। तो ये ध्यान रखना है, गोल्ड के सिक्के पूछेंगे तो हिंद यवन, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो देखा गया, बिल्कुल शुद्ध, जिसमें मिलावट ही नहीं थी, 24 कैरेट का गोल्ड, वो चलाया था कुषाण वंश ने। तो देवताओं की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति पिताजी की, और अपनी स्वयं
स्वयं की भी आदमकद मूर्ति ये लगी हुई हैं। ये इसकी कौन सी राजधानी में? मथुरा में। तो देवकुल पूछ लें या देवभूमि पूछ लें तो देवताओं की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अपने पिताजी की मूर्ति और अपनी आदमकद की मूर्तियां। इसके अलावा पेशावर में क्या किया, एक कहते हैं 13 मंजिला टावर, 13 मंजिल। सोचो 13 मंजिल आज भी कितनी बड़ी बात है। आज तो इंजीनियर्स एक से एक हैं, एक से एक हमारे पास मशीनें हैं। उस टाइम पर जब इंजीनियर्स और मशीनें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, 13 टावर का 400 फुट ऊंची इसने एक इमारत टाइप बनवाई और कहा महात्मा बुद्ध के जो वंशज थे ना भाई, बौद्ध संघ वाले, इनको एक तरह से कह दिया कि आपको ये दान कर दी, ये विहार है, आप यहाँ आराम से आइए, रहिए, मनोरंजन कीजिए अपना। जैसे होता है ना डोमेट्री जहाँ रहते हैं, मैंने आपको बताया था चैत्य स्तूप विहार, विहार एंटरटेनमेंट के लिए थे, विहार में ये लोग रहते थे, सोते थे, और भाई इंसान है तो जीवन तो है ही, तो विहार इनका एक तरह से रहने की जगह थी, रेजिडेंशियल एरिया मान लो। तो ऐसे 13 मंजिलों का 400 फुट ऊंचा एक टावर बनवाया था अपने खर्चे पर कनिष्क ने। ये कहाँ बनवाया था? पेशावर, पाकिस्तान वाले इलाके में, आज का पाकिस्तान तब का भारत। मथुरा में क्या किया, वो देवकुल बनवा दिया जिसमें कि देवताओं की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अपने पिताजी की मूर्ति और अपनी। एक खास बात सुन लो, इनकी जो मूर्तियां हैं ना, इनकी अपनी, जैसे मूर्तियां तो टूट जाती हैं टाइम बीतने के साथ, इन्होंने अपने सिक्कों पे भी मूर्तियां बनवाई थी, सिक्कों पे। और इनकी मूर्तियों की एक खासियत थी जो सिक्कों पर थी कि ये मूर्तियां, इनफैक्ट ये वाली मूर्तियों की भी, ये मूर्तियां ना हमारे जैसी नहीं थी, जैसे हमारे कृष्ण और इन जैसी। इन मूर्तियों में, जैसे अपनी मैं एग्जांपल देती हूँ, अपनी पिक्चर बना रखी है, तो अपने शरीर पे ना ऐसे एक चौड़ा सा पता नहीं क्या कोट टाइप पहन रखा है, इसको कहते हैं, यूनानी ड्रेस थी कोई, इसको चोंगा कहा जाता था, चोंगा। तो ऐसे लंबी सी ड्रेस पहन रखी है पूरी, वो घुटनों से नीचे ऐसे ट्रायंगल जैसी शेप की, जैसे कोई कोट टाइप का होगा लंबा चौड़ा सा, और इसके नीचे ना फिर पैरों में जूतियां ऐसी पहन रखी हैं, बहुत ऐसे नुकीली टाइप की जूतियां, और टोपी पहन रखी है। यानी इनका जो चित्रण था वो यूनानी टाइप के, उस टाइम पे देवताओं का चित्रण जैसे करते थे ना, ये इस टाइप की सबको ड्रेस पहना रखी है। तो ये खासियत है इनकी, ये यूनानी कला थी, यूनानी, इसका प्रभाव था ये। तो यहाँ पे अपनी मूर्तियों पर भी और अपने जो सिक्के हैं इस पर भी यूनानी देवता के भी, अपोलो उनके देवता थे, उनके भी फोटो चिपकवा रखे हैं, और हमारे सूर्यदेव के भी। यानी ये मिक्सचर है, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह विदेशी है, इसने बहुत सारी इंडियन चीजों को भी प्रमोट किया। तभी तो देखो देवताओं की चित्र भी तो बनवा रखे हैं ना, देवताओं की आदमकद की मूर्तियां भी बनवाई हैं। तो ये मिक्सचर है, यही कारण है कि इसके टाइम में 2 शैलियां पनपी थी, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। गांधार आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान वाला इलाका। तो 2 शैली हैं जिनमें मूर्तियां बनी हैं, एक मथुरा शैली में और एक गांधार शैली में। मुझे ध्यान है जब बचपन में पढ़ती थी कभी समझ ही नहीं आता था कि कौन सी गांधार कौन सी मथुरा। आज इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं अच्छी तरह, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कौन सी मथुरा कहलाती है, कौन सी गांधार। तो इसका ये इतना बड़ा योगदान है इंडिया में। इसके सिक्के आज, जैसे अभी भी अगर आप जाएंगे ना म्यूजियम्स में, तो इनके सिक्के रखे हुए हैं। इन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जनता के लिए बहुत कुछ किया। और वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के देशों में एक रूट बहुत फेमस था, चाइना से होके सिल्क। आपको पता होगा सिल्क सबसे पहले चीन ने बनाया था। चीन की कोई रानी थी, वो एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी चाय पी रही थी। तो चाय जैसे रखी हुई थी गरम चाय, अचानक से शहतूत पे से कोई कीड़ा गिर गया चाय में, और वो कीड़ा जो छटपटाया, उबलती हुई चाय गर्म थी बिल्कुल, तो उसमें एक ऐसे वो बन गया थ्रेड टाइप का। तो वो जब छू के देखा गया तो वो बहुत मुलायम कपड़े की फॉर्म में था। तो कहा गया कि अगर ऐसे थ्रेड ढेर हो तो हम कपड़ा बना सकते हैं। तो वहां से सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की कला जागी। ये कपड़ा इतना बेहतरीन था, सिल्क उस टाइम था ही नहीं किसी के पास। तो चीन के राजा महाराजा ने आदेश दिया कि ये कला दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, हम ये कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे और खूब धन कमाएंगे, खूब पैसा। पर जिस चीज पे बैन लगता है ना, लोग उसको जरूर बाहर तक एक्सपोर्ट कर ही देते हैं चोरी छिपे। तो इसलिए ये बाहर जाने लगा और एक पूरा रूट डेवलप हो गया था जिसका नाम बन गया था सिल्क रूट। ये 3 रूट हुआ करते थे। आपको लाइफ लॉन्ग ये समझ नहीं आता कि सिल्क रूट है क्या, आज मैं ढंग से समझा देती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। सिल्क रूट क्या है? 3 रास्तों पे सिल्क की आवाजाही थी, व्यापार था, चोरी छिपे भी और परमिशन के साथ भी। तो ये सिल्क रूट कहाँ से कहाँ चलते थे समझो इसको। चीन से निकलते थे तीनों सिल्क रूट, 3 सिल्क रूट हैं और तीनों चीन से निकलते हैं।
तीनों भारत के रास्ते से होकर गुजरेंगे, क्योंकि तब भारत का मतलब पाकिस्तान भी था। और ये जबकि मैं बात कर रही हूँ तब कनिष्क भारत का राजा है, इसलिए कहते हैं कनिष्क ने सिल्क रूट पर अपना आधिपत्य जमाया था। यहाँ से आगे होते हुए ये अलग अलग देशों की तरफ मुड़ते थे। हमारा मेन लिंक है चीन और भारत का। इसके बाद ये कोई अफगानिस्तान से होता हुआ, कोई अलग सिंध से होता हुआ निकल के, और फिर ये गिरते जाते थे 3 सागरों के पास। एक था कैस्पियन सागर, जो सबसे बड़ी झील है ना कैस्पियन सागर, आपको पता हो तो यूएसएसआर के हिस्से में पड़ती थी, अभी भी है, आप उस पर देख सकते हैं। और दूसरा जाता था लाल सागर, ये पड़ेगा आपके अफ्रीका और जो एशिया वाला हिस्सा है ना उनके बीच में। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो मान लीजिए अफ्रीका, ये यूरोप है, यहाँ तक जो एशिया है ये बीच का, ये है आपका एशिया। तो पूरा फिर ऐसे फैला हुआ है ना, ऊपर तक बड़ा है, तो ये जो बीच का है ना इसका नाम है लाल सागर, और एक है इसमें काला सागर। ये 3 पानी के हिस्से याद कर लेना, ये 3 रूट है जिनसे होकर गुजरता था सिल्क रूट। इनमें खास बात क्या है, इंडिया तीनों के बीच में पड़ता है। चीन से तो भाई स्टार्टिंग होगी, क्योंकि चीन के पास ही वो कला है कि ये कैसे बनेगा। तीनों रास्तों पे व्यापार होगा, चोरी छिपे होगा तो भी यही रास्ता है, और परमिशन के साथ होगा तो भी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारी टेरिटरी से गुजरेगा। तो जब टेरिटरी से कोई जाएगा तो टोल टैक्स टाइप की चीज तो उस टाइम भी लगा ही करती थी ना, उस टाइम भी चुंगी कर और ये सब देना पड़ता था। तो एक बड़े राजा के रूप में नाम खड़ा हो गया था कनिष्क का। इसका सिल्क रूट के एरिया, जो बीच का एरिया था, जो मेन कनेक्शन था बाहर के साथ, वो हमारे देश से गुजरता था। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कनिष्क का काल, इस रूट के कारण भी। इसकी मैंने आपको 2 राजधानियां बताई, सिल्क रूट बताया, तीनों सागर याद कर लेना, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर। इसको ब्लैक सी, रेड सी और कैस्पियन सी कहते हैं इंग्लिश में। बस ये 2 नाम बदलेंगे। कैस्पियन का नाम कैस्पियन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है आज की डेट में भी। नाम है सागर लेकिन है ये झील, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब कनिष्क के टाइम में सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, शैलियां पनप रही हैं, लोग आ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है। इसको एक आदमी मिला पार्श्व, जिसने इसको सलाह दी। ये पार्श्वनाथ नहीं है, ये अलग आदमी है। पार्श्व ने इसको कहा कि बौद्ध जो थे बहुत बड़े भाई भिक्षु थे, तो तुम्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए, लोग वरना टाइम बीतने के साथ भूल जाएंगे। तो इसने अपने खर्चे पर एक बहुत बड़ी बौद्ध महासंगीति कराई। और तुम्हें बौद्ध का चैप्टर अच्छी तरह याद है, बौद्ध महासंगीति आज तक 4 हुई हैं। 4 राजा हैं, एके RVPK, ये जगह का नाम, MSMV अध्यक्ष। ये चौथे की बात कर रहे हैं, जो पहली शताब्दी में हुई थी, 1st AD में। 0 के बाद अब AD स्टार्ट हो गया। 78 ईस्वी में राजा बना था ना ये, जो इनके ये बाप दादा है ना, इसकी स्टार्टिंग अगर कहें तो 15वें साल में हुई थी। जब कभी 0 के बाद 15, आज आप 0 के बाद 2020 में बैठे हो, जब कभी 0 के बाद 15वां साल रहा होगा, सिर्फ 15वां साल, तब इनके दादा आए थे, यूची कबीले के आदमी, और आके हिंदू कुश के उस तरफ बस गए थे। वो 15वां साल था। फिर उनका बेटा आगे बढ़ा, फिर उनका पोता। तो इनका पोता जब राज करने लगा ना, वो 78वां साल था। तो कनिष्क राजा कब बना है? 78वें साल में। इसीलिए 78 ईस्वी में एक संवत चला था, जिसको कनिष्क के राजा बनने के साथ जोड़ के कहते हैं कि ये शक संवत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी सरकार का कैलेंडर इसी पर बेस्ड है। साका इरा लिख देते हैं इंग्लिश में, शक संवत पर आधारित है हमारा इंडियन कैलेंडर। जनवरी फरवरी इंडियन कैलेंडर नहीं है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये यूरोप का कैलेंडर है जिसको आप और मैं यूज करते हैं। हमारी सरकार ने भारतीय कैलेंडर जिसको नाम दिया है ना, वो शक संवत पर आधारित है। कनिष्क में भी देखो श आता है, कनिष्क, तो ये श है तो श अलग वाला, लेकिन शक से याद कर लो, शक संवत। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 78वें साल में। 0 के बाद पहली बार जब 1 2 3 करके 78वां साल आया, जब कनिष्क राजा बना, तो राजा बनते ही उसने एक ये चला दिया इरा, जिसे कहते हैं शक संवत। और इस शक संवत में पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है, बहुत बार आता है। शक संवत का पहला महीना, इंडियन कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। और हमारी मम्मी और हमारी दादियां याद करो, हमेशा चैत, बैसाख और आषाढ़ और इस तरह की भादो और ये सब बातें करती थी। ये जो बातें हैं ना, ये इंडियन कैलेंडर की है, जो किस पर बेस्ड है? कनिष्क के शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र और लास्ट महीना है फाल्गुन। ये फरवरी के आसपास पड़ेगा और ये मार्च की मिड में है।
हर साल 22 मार्च को चैत्र स्टार्ट हो जाता है, हर साल। ये जनवरी फरवरी से अलग है ये। और इसको 22 मार्च में जैसे लीप ईयर कब होता है, जब हम 29 फरवरी कर देते हैं ना, यहाँ 29 फरवरी नहीं होती, यहाँ लीप ईयर का मतलब है कैलेंडर 21 मार्च से नया साल मानेगा। तो ये 21 और 22 इसीलिए लिखा होता है। हर साल 22 मार्च से स्टार्ट होता है चैत्र का महीना, लेकिन लीप ईयर में 21 मार्च से। ये फरवरी वाले फंडे पर आधारित नहीं है, ये है इंडियन कैलेंडर। किस पर बेस्ड है? शक संवत पर। किसने चलाया था? कनिष्क ने। किस वंश का था? कुषाण। उसके दादा कब आए थे? 15वें साल में, 0 के बाद। ये राजा कब बना? 78वें साल में। ठीक है, तो इसको पार्श ने क्या कहा, ये चौथी लाइन में बता रही थी, कनिष्क के टाइम में कुंडलवन इसने शहर बसाए थे 2, वैसे तो बहुत सारे लेकिन 2 फेमस हैं। कनिष्क के 2 शहर भी सुन लो, एक है कनिष्कपुर अपने नाम पर, कनिष्कपुर, जैसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसा दिया था ना, ऐसे ही राजा अपने नाम पे शहर बसाया करते थे। तो कनिष्क ने क्या बसाया? कनिष्कपुर। और एक कनिष्क ने बसाया था कुंडलवन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यही चौथी बौद्ध महासंगीति होगी। कुंडलवन कश्मीर का हिस्सा है। ये हमें कैसे पता? कश्मीर के ऊपर 1148 में एक किताब लिखी गई, वो लिखी कल्हण नाम के एक कवि ने। किताब का नाम है राजतरंगिणी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो किताब है राजतरंगिणी, कल्हण नाम के आदमी ने लिखी है 1148 में, यानी 12वीं शताब्दी में। ये मैं बात कर रही हूँ पहली शताब्दी की, और जो किताब लिखी जा रही है 12वीं, यानी 1000 साल बाद। उसने भी लिखा अपनी किताब में कि कश्मीर पर कनिष्क का राज चला करता था, जो कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। तो कनिष्क ने काम किया है, कश्मीर के इलाके में 2 शहर बसाए हैं, एक कनिष्कपुर अपने नाम से कनिष्कपुर, और एक कुंडलवन कश्मीर, जहां चौथी बौद्ध महासंगीति भी हुई। तुम्हें किसने बताया? किताब में लिखा है। ये किताब इंडियन आदमी ने लिखी है, जिसका नाम है कल्हण। कल्हण एक कवि हुआ करता था। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। किसका इतिहास है इसमें? कश्मीर का इतिहास बयां किया है, पूरा इतिहास, कैसे कश्मीर बना, किसके कब्जे में रहा। तो वहां लिखा गया है कि ऐसे ऐसे कनिष्क नाम के कुषाण वंश के राजा ने, जो यूची कबीले से जिनका संबंध था, 78 ईस्वी में जो राजा बने थे, जिनके टाइम में चौथी बौद्ध महासंगीति हुई, उन्होंने कनिष्कपुर और कुंडलवन नाम के 2 शहर बसाए थे। तो वहीं पे चौथी बौद्ध, कनिष्क के टाइम में कुंडलवन में वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। 4 में से 3 बौद्ध महासंगीतियां ईसा पूर्व की हैं, 483, 383, 250 या 251। सिर्फ एक बौद्ध महासंगीति एडी में हुई है, जो कनिष्क ने करवाई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक पॉइंट पूछ लेते हैं कहीं से उठा के। कह देंगे शक संवत कब से स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी, पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। इसने कब राज स्टार्ट किया? 78 ईस्वी में। इसके बाप दादाओं ने शुरुआत कब की? 15 ईस्वी में। क्या नाम था उनका? कुजुल कडफिसेस, हिंदू कुश के उस तरफ अफगानिस्तान। और इनके पिताजी हिंदू कुश को क्रॉस करके आए, फिर इन्होंने टेरिटरी बढ़ा ली। कितनी राजधानियां? 2, एक तो पेशावर आज का पाकिस्तान का पुरुषपुर राजधानी कहलाती थी, और दूसरी मथुरा। तो इतना बड़ा एरिया इनके पास था। चलो अब इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। कुषाण वंश चीन के यूची कबीले से थे। यूची ने किसको भगाया था कल? शकों को, जो 5 शाखाओं में यहाँ आके बस गए थे। तो यूची कबीले से थे, मध्य एशिया से भारत पहुंचे। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। वही रूट था, खैबर दर्रा पड़ता था, यहीं से होकर सारे आते थे। दर्रा समझते हो ना? दर्रा मतलब पास, 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता। ये अफगानिस्तान से ही इंडिया आने का रास्ता था, बाकी कोई रास्ता नहीं था। साउथ में पानी था दोनों तरफ, नीचे दोनों तरफ पानी, ऊपर इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते ही ऑक्सीजन खत्म होकर इंसान मर जाएगा। तो दूसरे के देश में कैसे घुसेगा? उस रूट से कभी कोई नहीं आ सकता था। तो सिर्फ एक रूट बचता था अफगानिस्तान साइड का, खैबर दर्रे को पास करके ये सारी जितने विदेशी यहीं से आए। तो ये यूची कबीले के थे, चीन से मध्य एशिया, पहले चीन से मध्य एशिया गए, फिर खैबर पास से होते हुए अफगानिस्तान का रूट पकड़ के इंडिया आए। कुजुल कडफिसेस, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। जैसे जो इनके पिताजी है ना विम, इन्होंने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। और विम के पिताजी जो हिंदू कुश के उस तरफ बैठे थे, इन्होंने चलाए थे तांबे के सिक्के। भाई तांबे और सोने का अंतर क्या है? जिसके पास धन ज्यादा आएगा वो सोने का सिक्का चला देगा, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जिसकी कमजोर होगी वो शीशे के चला देगा। इस तरह
लेके चला देगा। तो जो इनके दादा हैं कनिष्क, इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। नेक्स्ट है विम कडफिसेस। विम मैंने बताया शुद्ध सोने के, टेरिटरी बढ़ा ली, पंजाब साइड आ गए थे ये, इंडिया साइड। कनिष्क लास्ट जो था कनिष्क के वंश में वो था वासुदेव। ये वासुदेव कई जगह नाम आया था क्योंकि कई सारे वासुदेव हिस्ट्री में हुए हैं। नेक्स्ट देखो कुजुल कडफिसेस यानी पहले वाला, अफगानिस्तान में इनका एरिया था। हिंदू कुश पर्वत पास नहीं किया इन्होंने, हिंदू कुश की एंट्री पे रुक गए। हिंदू कुश क्रॉस करके आते तभी तो फिर पाकिस्तान पहुंचते। तो हिंदू कुश पर्वत से अफगानिस्तान का एरिया इनका था। तांबे के सिक्के चलाए, अभी पीछे पढ़ा हमने। धर्म विदत थे, धर्म विदत मत समझते हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला। तो इनकी किस धर्म में रुचि थी? बौद्ध धर्म में। और इसीलिए देखो पोते को भी बौद्ध धर्म से प्यार था और इसीलिए पोते ने चौथी बौद्ध महासंगीति कराई खर्चा करके। तो धर्म विदत, दादा पोते का दोनों का इंटरेस्ट था। यूनानी प्लस खरोष्ठी लिपि में है। यूनानी लिपि आपको याद है, 4 लिपियां थी अशोक की। कौन कौन सी? अरमाइक लिपि, ग्रीक या यूनानी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। अब ये क्योंकि विदेशी हैं तो यूनानी लिपि, और खरोष्ठी पाकिस्तान के आसपास है ही खरोष्ठी, तो इन दोनों का यूज करवाया इस आदमी ने जो इस तरफ था। नेक्स्ट है विम कडफिसेस। विम बर्तन धोने वाला विम, लेकिन इसने बहुत काम किया इंडिया में। विम हिंदू कुश को पार करके, तो अभी इसने हिम्मत दिखाई, पहले तो इंडिया के पास आया, पंजाब जीत लिया। पंजाब मतलब इंडिया में एंट्री। वो वास्तविक संस्थापक है। ओरिजिनल कहेंगे कौन है? अगर कहेंगे कौन है स्टार्टिंग तो कुजुल, लेकिन कहेंगे ओरिजिनल इंडिया तक कौन पहुंचा तो विम। इसी के सोने के सिक्के हैं, उसके तांबे के थे पिताजी के। अब जो कनिष्क के पिताजी हैं इनके सोने के हैं, इसके दादा के तांबे के थे। राजधानी क्या बनाई? पेशावर। अब जब पाकिस्तान आ गया तो राजधानी तो पेशावर बनाएगा ना, उसी का नाम क्या है? पुरुषपुर। तो पेशावर, पुरुषपुर, पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट देखो, नियमित सोने के सिक्के चलाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सोने के सिक्के अगर पूछेंगे तो वो कल वाली क्लास में हमने देख लिया था, हिंद यवनों ने चला। हिंद यवन ज्यादा पुराने हैं, कुषाण तो लास्ट में आए हैं ना। पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो सबसे पहले हिंद यवन आए। वो सोने के सिक्के चलाते हैं लेकिन उनकी टेरिटरी का इंपॉर्टेंस नहीं है। उनका ये है आज हैं कल भाग जाएंगे, लेकिन ये तो लंबे तगड़े एरिया में राज करेंगे तो ये टिकेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमित सोने के सिक्के चलाए विम कडफिसेस ने। लेकिन अगर पूछे फर्स्ट टाइम किसने चलाए थे सोने के सिक्के, तो तुम टिक करोगे हिंद यवनों ने। दो अलग बातें, फर्स्ट टाइम पूछे तो हिंद यवन, लेकिन अगर कहें नियमित किसने चलाए तो विम कडफिसेस ने, जिसके पिताजी थे कुजुल, जिन्होंने चलाए थे तांबे के सिक्के, जिनका इंटरेस्ट था बौद्ध धर्म में, जो हिंदू कुश को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ये क्रॉस करके पंजाब तक आ गए, सोने के सिक्के चला रहे हैं, और ये जो है इंडिया में नियमित काम कर रहे हैं सिक्कों पर। सिक्के, इनके सिक्के जो थे इस पे यूनानी और खरोष्ठी लिपि है, तो ये तो पिताजी के पे भी थी, इनके पे भी है। और देखो खास चीज, इनके सिक्कों पे शिवजी भगवान, नंदी उनका बैल और शिवजी का त्रिशूल, इन तीनों में का अंकन है। कोई राजा अपने सिक्के पे वो चीज छपवाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इससे ये दिखता है कि इनके पिताजी कुजुल का इंटरेस्ट होता बौद्ध धर्म में, लेकिन इनका इंटरेस्ट था इंडिया के शैव धर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिता का इंटरेस्ट है शैव में, दादा और पोते का इंटरेस्ट है बौद्ध धर्म में। दादा ने बौद्ध के लिए काम किया था अपनी टेरिटरी में, पोते ने बौद्ध के लिए महासंगीति कराई। तो पिताजी का इंटरेस्ट किसमें था? नंदी बैल दिख रहा है इनके सिक्के पर, शिवजी दिख रहे हैं और त्रिशूल दिख रहा है। तो पिताजी का इंटरेस्ट है शैव धर्म में, ठीक है, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं नियमित। कुजुल का इंटरेस्ट किसमें है? पहले वाले का बौद्ध धर्म में, सिक्कों पे महात्मा बुद्ध के चित्र हैं। और जो पिताजी हैं, पिताजी मतलब यहाँ कनिष्क को मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इनके सिक्कों पर है शिवजी का, क्योंकि नंदी बैल है। पूछ लेंगे किसके सिक्कों पर? नंदी, शिव और त्रिशूल है, तो कुजुल कडफिसेस के बेटे विम कडफिसेस के सिक्कों पर। नेक्स्ट देखो, अब कनिष्क आ गया। पिताजी और दादा याद रखना इसके, तांबे के सिक्के दादा के, पिता के सोने के सिक्के। पिताजी का इंटरेस्ट किसमें है? शैव धर्म में, और दादा का इंटरेस्ट किसमें? बौद्ध धर्म में। अब कनिष्क पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो। ये अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में, मथुरा तक, दक्षिण तक, और कश्मीर इन्होंने बसाया। तो फिर इनके पास कश्मीर प्रॉपर नहीं बसाया, 2 शहर। तो इससे दिखता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी। छोटा सा राजा है लेकिन बाउंड्रीज बहुत बड़ी। अफगानिस्तान इनके पास था, कश्मीर था, मथुरा था, पाटलिपुत्र यानी महाजनपद मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा, और सिंध पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में था। बहुत इंपॉर्टेंट देखो, सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर इनका कब्जा था।
रेशम मार्ग आती है आपके दिमाग में आना चाहिए चीन, भारत, और फिर कई हिस्से जाके कहाँ तक, कैस्पियन सागर, लाल सागर और काला सागर। बीच के रूट अलग अलग है, इंडिया तक रूट एक जैसे, फिर इंडिया से डायरेक्शंस बदलती थी, इंडिया तीनों में आता था। 3 रेशम मार्ग देखो चीन से निकलते थे, क्योंकि चीन ही जानता था रेशम बनाना, हमें तो नहीं आता था उतना, तो तीनों में चीन आएगा, स्टार्टिंग चीन से, तीनों क्रॉस करते थे भारत को, इसीलिए इनसे पैसा लिया जाता था। तो सिल्क रूट हमारे लिए भी कमाई का साधन था। फिर ये कहाँ तक जाते थे, कैस्पियन सागर तक जाता था, जितने देश पड़ेंगे उनमें व्यापार करेंगे, एक लाल सागर तक, एक काला सागर। ये ध्यान रखना, हम तीनों में है, चीन की स्टार्टिंग, चीन तो है ही मेन, लेकिन रूट हमारे देश से गुजरेगा, फिर कैस्पियन सागर, लाल सागर और काला सागर। नेक्स्ट पे आ जाओ, अफगानिस्तान में एक अभिलेख है रब तक, ये खतक मत पढ़ना इसको, ये रब है, रब तक एक अभिलेख है, ये कनिष्क का है अफगानिस्तान में, और इसमें ना इंडिया के 4 शहरों के नाम लिखे हैं। आपको अपने शहर याद है, कौशाम्बी वत्स की राजधानी, पाटलिपुत्र, साकेत, ये हमारे शहर हैं। हमारे शहरों के नाम कनिष्क ने अफगानिस्तान में एक लेख लिखवाया चट्टान पे, उस पे लिखवाए। तो ये मान लो कि इसकी टेरिटरी का हिस्सा होगा तभी तो वहां इसका पत्थर लगा होगा। तो अफगानिस्तान में एक अभिलेख है रब तक अभिलेख, कनिष्क का है ये रब तक अभिलेख। इसमें 4 शहर देखो कौन कौन से हैं, कौशाम्बी आप समझे, वत्स की राजधानी, वत्स अगर आपको याद हो तो जो वज्जी, मगध, कौशल थे ना, उनके पास काशी के नीचे था छोटा सा वत्स, एक महाजनपद था वो भी, तो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। चंपा अंग की राजधानी है, चंपा अंग, चंदना अगर आपको याद हो, जैनियों में जो पहली महिला गण की अध्यक्षा बनी थी। ऐसे ही पाटलिपुत्र और साकेत, तो ये 4 हमारे शहर है, लिखे हैं अफगानिस्तान की चट्टान पर। इसका मतलब उस राजा का यहां से वहां तक पूरी टेरिटरी थी, इससे क्लियर हो गया। कश्मीर में इन्होंने 2 शहर बसाए, एक अपने नाम पर कनिष्कपुर और एक कुंडलवन कश्मीर, जहां चौथी बौद्ध महासंगीति हुई। ये कैसे पता हमें इस बारे में, राज तरंगिणी नाम की किताब बताती है। राज तरंगिणी जो किताब है ना, ये कलहण नाम के आदमी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत में लिखी है, और इसके टाइम में नहीं लिखी है, तो पहली शताब्दी का राजा है। ये लिखी गई है 1148 में, यानी 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई है। कलहण ने, कश्मीर का इतिहास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखा जाता है। कह देंगे राज तरंगिणी किसने लिखी है, तो कलहण ने। किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास। वहीं लिखा है कि कनिष्कपुर नाम का शहर और कुंडलवन राजा कनिष्क ने बसाए, जिनके पिताजी थे विम कडफिसेस, जिनके दादा थे कुजुल कडफिसेस। कुजुल के तांबे के सिक्के हैं, बौद्ध धर्म में आस्था है, और विम के सोने के सिक्के हैं और शैव धर्म में आस्था है। कैसे पता, सिक्के पे नंदी बैल है, शिवजी भगवान है और त्रिशूल है। नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र पे कोई ना कोई तो राज कर ही रहा होगा ना, जब कनिष्क राजा था तो अटैक करना पड़ता था, ऐसे कोई नहीं मानता था, तो इसने अटैक किया, कनिष्क ने अटैक किया, और यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीजें ले गया, ये अपने एरिया में ले आया। आप ऐसे ही याद करो, जब हमने पढ़ा था, जो सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार याद है, उसने 3 चीजें मांगी थी, सूखे मेवे में अंजीर मांगी थी, मीठी शराब और एक दार्शनिक। ऐसे इंडिया में ये विदेशी आया, पाटलिपुत्र पे अटैक किया और 3 इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन बात यह है कि विदेश नहीं ले गया, क्योंकि ये कश्मीर में ज्यादा रहा करता था। तो 3 चीजें देखो इन्होंने क्या क्या ली। अश्वघोष, पढ़ा लिखा तेज दिमाग बौद्ध धर्म का ज्ञाता आदमी है अश्वघोष। पहले ना इंटेलिजेंट लोगों को राजा ऐसे एक दूसरे से उठा लिया करते थे, अटैक करते और वहां से इंटेलिजेंट लोगों को पकड़ के ले जाते, क्योंकि तब इंटेलिजेंस ऐसे बिखरा हुआ नहीं था जैसा आज है, तब चीजें अवेलेबल नहीं थी, तब ज्ञानी लोग बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो अश्वघोष को ले गया ये कि भाई ये तेज दिमाग बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध ज्ञाता है, दार्शनिक है, इसको मैं अपने पास रखूंगा। और फिर पूरी इज्जत दी अश्वघोष को, क्योंकि ये वही अश्वघोष है जिसको इसने चौथी बौद्ध महासंगीति का उपाध्यक्ष भी बनाया। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कहते हैं कि बुद्धि अगर है तो वो अपनी इज्जत अपने आप करवा लेती है। अगर आपके अंदर तेज दिमाग है ना, तो आप कभी भी, आपका कैलिबर, आपकी स्किल दबी नहीं रहेंगी, वो हर जगह कहीं ना कहीं जाके बाहर आ जाएंगी। लायकियत इकट्ठी करते रहो, लायकियत कभी दबती और छुपती नहीं है। अश्वघोष को पकड़ के ले गया है, लेकिन इज्जत के साथ वहां इतना बड़ा ओहदा दिया कि आज भी अश्वघोष के बारे में पढ़ा जाता है, किताब लिखी थी अश्वघोष ने। चलिए, अश्वघोष को ले गया। बुद्ध, भगवान बुद्ध का बड़ा भिक्षु वो था ना, ये भी अनुयायी, तो उनका भिक्षा पात्र पड़ा हुआ था।
जैसे भाई बौद्ध, आप आज भी जानते हैं महात्मा बुद्ध का सारी चीजें, महात्मा बुद्ध नहीं सॉरी, आज तो हम बात करें, अगर करंट की बात करें तो गांधी जी को मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। गांधी जी की जितनी चीजें थी ना डेली यूज की, वो सब आज भी रखी हैं म्यूजियम्स में। गांधी जी का चश्मा, उनकी लाठी, उनकी चप्पल, वो चादर जिसमें वो लिपटे हुए थे जब उनको नथुराम गोडसे ने मारा था, उनका दांत टूटा था, दांत में उनको टूथ प्रॉब्लम थी तो उनका दांत निकाला गया था। वो टूटा हुआ दांत जो है ना आज भी म्यूजियम में सेफ पड़ा है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में राजघाट जो महात्मा गांधी की समाधि है ना, इसके ठीक अपोजिट में गांधी संग्रहालय है, सारी चीजें पड़ी हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात में भी ढेरों चीजें ऐसी म्यूजियम में रखी हैं। तो जैसे आज हम सहेज के रख रहे हैं ना, तो पुराने टाइम में ऐसे महात्मा बुद्ध और जैनियों की सारी चीजें सहेज के रखते थे। तो महात्मा बुद्ध किसी भिक्षा पात्र में, इंसान ही तो थे, ऐसे भिक्षा मांगते थे घर घर जाके, पेट भरने के लिए ये भिक्षा मांगा करते थे, घर घर जाके भाई रोटी दे दो, आज का काम चल जाएगा। तो ऐसा वो जो भिक्षा पात्र था, दान पात्र, जिसमें कि वो लोग उनको भिक्षा या 2 रोटी रखते होंगे, वो ये लेकर आए, पाटलिपुत्र में था वो, तो ये उठा के लाए कि भाई ये तो महात्मा बुद्ध का है और इसकी तो मैं इज्जत करता हूँ बहुत। तो भिक्षा पात्र लाए, एक पढ़ा लिखा तेज दिमाग आदमी लाए और एक अद्भुत मुर्गा मिला इनको। कहते हैं ये मुर्गा क्या था, ये भविष्य बताता था। ऐसा मुर्गा जो भविष्य बताता था, पता नहीं बताता था कि नहीं, लेकिन लिखित में है ये कि 3 चीजें पाटलिपुत्र से ले गए, एक दार्शनिक अश्वघोष, एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक ऐसा मुर्गा जो भविष्य बताता था। तो कश्मीर इनका, पाटलिपुत्र तक इनका राज हो गया। अब है राजधानी, कितने शहर इनकी राजधानी थी? 2 शहर। पुरुषपुर, पेशावर तो इनके पिताजी ने बना लिया था क्योंकि वो आ गए थे पाकिस्तान तक। 13 मंजिला एक टावर बनाया, 13 मंजिला, मैंने शायद 14 बोल दिया था, 13 मंजिला टावर था, 400 फीट ऊंचा। इस टावर का क्या काम था? यहाँ बौद्ध भिक्षु आए, वो आराम करें, रहें यहाँ, तो उनका रेजिडेंस टाइप बना दिया। वो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, लेकिन जहां भी रहेंगे तो जगह तो चाहिए। तो इसने पेशावर, पुरुषपुर में 13 मंजिल का एक टावर बना दिया, 400 फुट ऊंचा। इसको दे दिया नाम संघाराम बौद्ध विहार। विहार आप जानते हैं रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप थी इन लोगों की, बौद्ध भिक्षुओं की। तो 13 मंजिल का 400 फुट ऊंचा, नाम क्या है? संघाराम बौद्ध विहार। एग्जाम में आ जाएगा संघाराम बौद्ध विहार कहाँ स्थित है, तो फिर याद नहीं आएगा, आधे टिक कर देंगे पाटलिपुत्र। मैंने तुम्हें पुव्वाराम, जैतवन, वेणुवन ये सब पढ़ा रखे हैं, ये बौद्ध धर्म से जुड़े विहार हैं। आज हम पढ़ रहे हैं संघाराम। ये किसने बनाया है? कनिष्क ने। कहाँ बनाया है? पुरुषपुर या पेशावर, पाकिस्तान के हिस्से में, जो इसकी राजधानी में है। मथुरा में देखो, दूसरी राजधानी में देवकुल बनाया, बताया ना, मंदिर बनाया था, और अपने पिताजी की, अपनी, देवताओं की और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। तो देवकुल, इसमें देवताओं की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अपने पिताजी, पिताजी कौन है इनके? विम कड़फिसे, सोने के सिक्के चलाने वाले, दादा ने तांबे के चलाए थे, और स्वयं की मूर्तियां लगा ली आदम कद की। ये रोमन वस्त्र पहना है, ये मूर्तियां तो हैं तो हमारे यहाँ की, लेकिन कपड़े पहना रखे रोमन। मैंने बताया वो कैसा ट्रायंगल शेप का कुर्ता टाइप था, अजीब सी ड्रेस थी, चोंगा, टोपी पहने हुए, और मतलब अलग, हमारा इंडियन कल्चर नहीं था वो। नुकीले जूते थे, चोंगा था और टोपी थी। तो उन सब बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनवाए ना 10-10 फुट के, 8-8 फुट के, उन सब की ड्रेस ऐसी बनाई हुई है। ये यूनानी ड्रेस है सारी, रोमन, यूनान के आसपास, इटली, रोम के आसपास ये ड्रेस पहनते थे। नेक्स्ट देखो, विद्वान, इसके जो टेरिटरी थी, इसका जो इलाका था, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। आप इस चीज़ को मानो कि जितने राजा प्रतापी हुए ना, उन लोगों ने दिमाग की हमेशा कद्र की है, उन्होंने हमेशा तेज दिमाग लोगों को इंपॉर्टेंट माना है और बड़े पद पर पहुंचाया। तो इसके विद्वान थे अश्वघोष, जिनको ये पकड़ के कहाँ से लाया था? पाटलिपुत्र से। 3 चीजें लाया था ना, एक विद्वान, एक वो भविष्य बताने वाला मुर्गा, एक भिक्षा पात्र। तो अश्वघोष हैं, इनको देखो कितना इंपॉर्टेंट बना लिया, अपने राज का कवि बना लिया, अपने एरिया का सबसे बड़ा कवि। राज कवि मतलब राजा का कवि, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट थी। चौथी, बौद्ध संगीति का क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि अध्यक्ष तो वसुमित्र बने थे। इन्होंने बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध चरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम में आ जाएगा। बुद्ध चरित किताब किसने लिखी है? अश्वघोष ने, क्योंकि उसको बुद्ध के बारे में नॉलेज थी। कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में। कौन पकड़ के ले गया? कनिष्क, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष की किताब का नाम भी, और ये उपाध्यक्ष था ये भी। चरक, बहुत बड़ा डॉक्टर समझ लो, उस टाइम पर डॉक्टर्स को वैद्य कहा करते थे, वैद्य, तो ये वैद्य था। और इसकी किताब है चरक संहिता, जिसमें इसने लिखा
लिखा है कि कैसे शरीर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कैसे चीज़ों का, फलों का रस और ये सब, जैसे आज जैसे हम लोग कहते हैं ना भी बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आयरन सिरप पिलाओ, A to Z जो है वो मिनरल्स की दवाइयाँ आती हैं, ये उस टाइम भी जानते थे। इन्होंने उस टाइम भी लिखा है कि कैसे लोहा शरीर के लिए ज़रूरी है, या जो आयरन है इसकी कमी किससे, ये सब बातें लिखी हैं। तो चरक ने, चिकित्सक है, चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। तो चरक की किताब है चरक संहिता, वैद्य था ये। किसके दरबार में है, एग्जाम में आ जाएंगे, 4 राजा। चरक किसके दरबार में है, कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन बहुत तेज दिमाग, ऐसा आदमी जिसको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन तो आप जानते हैं ना कितना तेज दिमाग साइंटिस्ट था, तो इंडिया का आइंस्टीन बाद में कहा, तब तो कोई आइंस्टीन नाम का आदमी था ही नहीं। लेटर स्टेज में कहा है एक महिला ने जिसका नाम है मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकॉट, इन्होंने मिलके एक बहुत बड़ी संस्था बनाई थी, कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो मैडम ब्लावात्स्की अभी 1875 में संस्था बना रही हैं, तो आप सोचो कि बहुत पुरानी नहीं है। ये किसके बारे में बात कर रही हैं, जो पहले शताब्दी का आदमी था, यानी हजारों साल बीत गए, 1900-1800 साल बाद एक औरत कहती है कि ये भारत का आइंस्टीन रहा होगा, इतना तेज दिमाग था। कौन था ये, नागार्जुन। इसने शून्यवाद दिया, शून्य मतलब जीरो, जीरो के टॉपिक पे काम किया इसने। और भारत का आइंस्टीन किसने कहा है, मैडम ब्लावात्स्की ने। तो शून्यवाद का जनक पूछ लेंगे कौन है भारत में, नागार्जुन। किसके दरबार में, इतना बड़ा तेज दिमाग, मैथमेटिक्स जानने वाला, साइंस जानने वाला आदमी किसके दरबार में, कनिष्क। कनिष्क तभी तो इतना प्रतापी राजा है, साइंटिस्ट उसके पास हैं, लिटरेचर लिखने वाले उसके पास हैं, तो बहुत अच्छी चीजों का मिश्रण था ये। पार्श्व, ये एक आदमी है, इनके कहने पे 4th बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया और अध्यक्ष कौन बने उसके, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन बना, अश्वघोष, जिसकी किताब का नाम क्या है, बुद्ध चरित। कहां से लाया था, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट देखो सिक्के, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, नोट्स बना लेना बहुत जरूरी है, ये आते ही नहीं, लाइफ लॉन्ग भी समझ में नहीं आते। सिक्के ध्यान से देखो, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने दिखाए हमें, हिंद यवन। इससे पहले हमें नहीं पता था कि सोने के सिक्के बनते हैं। देखो हमारे पास सोने के ढेर बहुत पहले से थे, कोई हम गरीब नहीं थे। निष्क याद होगा ना, स्वर्ण का ढेर था वैदिक काल में, लेकिन प्रॉपर सिक्का जिसे कहते हैं, गोल पंचमार्क कह लो या किसी पे कुछ उभरा हुआ, वो हमें नहीं पता था। उस तरह के सिक्के नहीं थे सोने के। तो सोने के सबसे पहले सिक्के हिंद यवनों ने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये छोटे एरिया में थे, नियमित नहीं थे, इनका भरोसा नहीं था। नियमित प्रॉपर तरीके से जो गोल्ड कॉइन सबसे पहले लाया वो कुषाण वंश का विम लाया। ये विम किसके पिताजी हैं, ये पिताजी हैं कनिष्क के, जिन्होंने कौन सा पर्वत पार किया था, हिंदू कुश पर्वत। तो ये पहले प्रॉपर तरीके से जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वैसे कहने के लिए हिंद यवन। सबसे प्योरेस्ट गोल्ड के सिक्के कौन लाया, कुषाण। इन्होंने प्योर गोल्ड का यूज किया, 24 कैरेट का। इसके बाद है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। अब ये इतने अमीर थोड़ी है, थे ये अमीर, लेकिन पूरे इंडिया पे इनका राज नहीं था, इनका तो भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कुछ हिस्सा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाऊंगी अब आगे जो पढ़ेंगे, गुप्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से इंडिया ने इतनी ग्रोथ की जिसको कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो गुप्तों के टाइम पर अमीर है ना, तो मात्रा ढेर है, बहुत सिक्के, बहुत ज्यादा। प्योरेस्ट बनाए हैं कुषाणों ने, सबसे पहले लाए थे हिंद यवन, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किए कुषाणों ने। प्योरेस्ट फॉर्म भी कुषाणों की, लेकिन मात्रा ज्यादा, ढेर के ढेर मिले गुप्तों के, इनके ढेर नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद है चांदी का सिक्का, ये भी गुप्तों ने ही चलाया। इसकी कहानी है, बताऊंगी क्यों चलाया था इन्होंने, आज सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अब देखो ध्यान से, कांच या शीशा, वो कांच जिससे हमारी खिड़की बनती है, खिड़की में जो लगा होता है, ये स्ट्रेटो सेकंड ने चलाए थे, ये हिंद यवन था। लेकिन अगर पेपर में सीसा आ जाए, सीसा, ये श नहीं है, स है, लेड के सिक्के, तो आप टिक करेंगे सातवाहन, स सीसा सातवाहन। शीशा कहें, कांच कहें तो स्ट्रेटो सेकंड हिंद यवन, चांदी कहेंगे तो गुप्त, प्योरेस्ट गोल्ड कहेंगे तो कुषाण। आज टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये शैलियां पढ़ने का आज टाइम नहीं है, ये मैं कल पढ़ा दूंगी, क्योंकि इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज कनिष्क का आधे से ज्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिया, रह गया है थोड़ा सा टॉपिक, वो कल पढ़ाऊंगी। और कनिष्क को अपने घर पे जितना पढ़ाया है ना, लास्ट के 10 मिनट्स में जो पढ़ाती हूँ, ये नोट्स बनाया करो। पीडीएफ की जरूरत नहीं है, फिर आपको पूरी कहानियां सुन के लास्ट के 10 मिनट में नोट्स बना लिया करो इन्हीं स्लाइड से। जो मैंने ये 8 स्लाइड्स दिखाई है ना, इनको एज इट इज अपनी किताब में, इसमें कॉपी में, रजिस्टर में उतार लेना, हेडिंग्स डाल के लिखा करो हर चीज को। तुम कुछ दिनों में देखोगे तुम्हारा एक मोटा सा रजिस्टर तैयार मिलेगा, जिसमें तुमने वो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया है। बाकी कल मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आगे गुप्त काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके सिक्कों के बारे